आज का रिवीजन का एजेंडा है अपना इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांच का स्टोरी ये है कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच जहां भी होता है, जैसे मान लो अपना जमशेदपुर में इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो ये लोग अपना बुक्स खुद मेंटेन करता है। और ये लोग जो अपना बुक्स मेंटेन करता है पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग पे मेंटेन करता है। मतलब जिसको बोलते हैं ना परफेक्टली, परचेज को परचेज बोलना, सेल को सेल बोलना, रेंट को रेंट बोलना, असेट को असेट लिखना। नॉर्मल जैसे एक बिजनेसमैन जैसे अपना बुक्स बनाता है, ब्रांच बैठ करके वहीं अपना बुक्स बना देता है। बस वहां ब्रांच में आप ये समझ लो कि कैपिटल नहीं होगा और ड्राइंग नहीं होगा। कैपिटल और ड्राइंग के अलावा बाकी हर ट्रांजैक्शन जैसे एक नॉर्मल एंटिटी रिकॉर्ड करता है, वैसे ही वो जमशेदपुर वाला ब्रांच भी रिकॉर्ड करता है, परफेक्टली डबल एंट्री में। अब इसमें क्या है कि यहां रखिए, अब इसमें क्या है कि जैसे एचओ के साथ ना ब्रांच के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपने पिछले वाले रिवीजन में भी देखा होगा। तो एचओ के साथ ब्रांच का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ना, ब्रांच उसके लिए एक एचओ अकाउंट बनाता है और एचओ उसके लिए एक ब्रांच अकाउंट बनाता है। और जैसे दो पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग होता है ना, उस तरह से दोनों एक दूसरे का रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एचओ ने ब्रांच को माल दिया ना, तो एचओ बोलेगा, एंट्री मारेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, एकदम सिंपल। और ब्रांच लिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। ब्रांच जब रुपया देगा ना एचओ को, तो ब्रांच लिखेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, और एचओ लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। इस तरीके से इन लोगों का आपस में रिकॉर्डिंग चलता रहता है। आपस में जैसे नॉर्मल दो बंदा आउटसाइडर की तरह आपस का रिकॉर्डिंग नहीं करता है क्या, ये लोग दोनों उसी तरह से एक दूसरे का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करता रहता है, प्रोवाइडेड द ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस बिटवीन एचओ एंड द ब्रांच। अब यहीं पे मैं आपको तो बात बताता हूं कि अगर ईयर एंड में, अच्छा क्या होता है, दोनों अपना अपना बुक्स खुद बना रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, बुक्स बना रहा है अपना, तो दोनों ईयर एंड में ट्रायल बना देगा। अब ट्रायल अगर आपको दो ठो मिल गया, तो आप 2 कॉलम का पीएल बना सकते हो, 2 कॉलम का बैलेंस शीट बना सकते हो। और कई बार एक तो कंबाइंड बैलेंस शीट भी ये लोग मांगता है कि कंबाइंड बैलेंस शीट बना के दो और कंबाइंड पीएल अकाउंट भी बना के दो। तो कई बार ये लोग वैसे भी मांगता है, कंबाइंड पीएल, कंबाइंड बैलेंस शीट। पंचू एक बार नीचे आएगा, जरूरी है, तो हम लोग वो चीज सीखेंगे। बट उसके पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लो एचओ ने ब्रांच को 100 लाख का माल दिया, तो एचओ की बुक्स में आया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच को मान लो उसमें से 96 लाख का माल मिला, तो ब्रांच लिखा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ। तो अब 4 लाख का गुड्स इन ट्रांजिट रह गया, इसको रिकॉन्सिलिएशन अकाउंटिंग बोलते हैं। 4 लाख का गुड्स इन ट्रांजिट रह गया, तो ये जो गुड्स इन ट्रांजिट रह गया 4 लाख का, इसका एंट्री एचओ बोलता है ब्रांच को कि आप कर लीजिए, और आप एंट्री मार दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट का एंट्री मार लीजिए, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से माल भेज ही चुके हैं, तुमको माल मिल ही जाएगा। तो अभी गुड्स इन ट्रांजिट लिख दो, साल के बाद जब माल अगला बार साल मिल जाएगा तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट कर देना। अभी गुड्स इन ट्रांजिट को एज ए स्टॉक रहने दो। सिमिलरली अगर मान लो एचओ को ब्रांच ने 40 लाख रुपया भेजा और एचओ को अगर मान लो 39 ही मिला, तो फिर ब्रांच एचओ को बोलेगा कि 1 लाख रुपया हम आपको भेज चुके हैं, मिल जाएगा, आप अपने यहां पे कैश इन ट्रांजिट का एंट्री कर लीजिए। तो फिर एचओ बैठ के एंट्री मारता है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। एसी चलाओ ना, 6 नंबर। तो 1 लाख का एंट्री फिर एचओ मारता है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये दोनों एंट्री को बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन अकाउंटिंग। कोई भी इंडिपेंडेंट ब्रांच का पीएल बैलेंस शीट का अगर सम आया, तो सबसे पहले आपको यह काम करना पड़ेगा। आपको एचओ का बुक्स में देख करके, कौन सा एसी चलाया पंचू? ठीक है, आपको पहले एचओ का बुक्स में देख करके, ट्रायल में देख के पता करना पड़ेगा एचओ ब्रांच से कितना रुपया पाता है, उसको ब्रांच करंट अकाउंट बैलेंस बोलते हैं। ब्रांच का बुक्स में देख करके एचओ करंट अकाउंट बैलेंस निकालना पड़ेगा।
दोनों का बुक्स में देखना ये डिफरेंस रहेगा, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट वाला। गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री ब्रांच की बुक्स में मार देना और कैश इन ट्रांजिट का एंट्री एचओ की बुक्स में मार देना। मतलब जो भेजता है वो इन ट्रांजिट का एंट्री नहीं मारता है, सामने वाला एंटिटी इन ट्रांजिट का एंट्री मारता है। तो इन ट्रांजिट का एंट्री मार देना, आपका गुड्स बुक्स रिकंसाइल हो जाएगा, बैलेंसेस रिकंसाइल हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से बैठ करके ट्रेडिंग पीएल डबल कॉलम और बैलेंस शीट डबल कॉलम, और अगर ट्रिपल कॉलम मांगेगा तो ट्रिपल कॉलम बना देना। उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाने जा रहा हूं। अच्छा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है और सेपरेट बुक्स बन रहा है और परफेक्टली डबल एंट्री बुककीपिंग की तरह अकाउंटिंग हो रहा है, और एचओ ब्रांच के लिए ब्रांच अकाउंट खोल रहा है और ब्रांच एचओ के ट्रांजैक्शन के लिए एचओ अकाउंट खोल रहा है, रिकॉन्सिलिएशन तक हो रहा है, कुछ स्पेशल बातें इसमें और सीखनी जरूरी है। जैसे अगर एक ब्रांच एचओ के पास एक ब्रांच नहीं होकर के 5-6 ब्रांच हो, तो 5-6 तो ब्रांच अकाउंट खोलेगा, जमशेदपुर ब्रांच, नागपुर ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, ऐसे करके 5-6 ब्रांच अकाउंट खोल लेगा। हर ब्रांच एक ही एचओ अकाउंट खोलेगा, पर एचओ 5 ब्रांच अकाउंट खोल लेगा। हर ब्रांच के लिए एचओ तो एक ही है, एचओ के लिए 5 ब्रांच है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ब्रांच एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करता है। जैसे मान लो कलकत्ता ब्रांच जमशेदपुर ब्रांच को माल दे दिया, नागपुर ब्रांच हिसार ब्रांच को माल दे दिया या पैसा दे दिया, तो ब्रांच लोगों को यह बोला जाता है कि आप लोग दूसरे ब्रांच का पर्सनल अकाउंट मत खोलिए, आप हर उस तरह के ट्रांजैक्शन को जो आप इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन करते हैं उसको एचओ के थ्रू से रूट कीजिए। मतलब अगर नागपुर ब्रांच रुपया भेजा है इलाहाबाद ब्रांच को, नागपुर अगर भेजा है तो वो टू कैश लिखेगा, यहां बाई इलाहाबाद ब्रांच नहीं लिखेगा, टू कैश तो लिखेगा, यहां वो लिखेगा एचओ अकाउंट। और इलाहाबाद भी बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, उसको मिला रुपया, टू नागपुर नहीं लिखेगा, वो भी टू एचओ लिखेगा। अब सोचो फिर बेचारे एचओ को भी, भले ही इन दोनों ट्रांजैक्शन आपस में 2 ब्रांचेस के बीच में हुआ, पर क्योंकि ब्रांचेस दूसरे ब्रांच का पर्सनल अकाउंट नहीं खोल के एचओ के थ्रू से रूट कर रहा है, तो एचओ की बुक्स में भी तो ब्रांच अकाउंट में असर पड़ना चाहिए। तो एचओ बेचारा क्या करेगा, एचओ इलाहाबाद ब्रांच को डेबिट करेगा, रिसीविंग ब्रांच हम लोग बोलते हैं, एचओ इलाहाबाद ब्रांच को डेबिट करेगा और नागपुर ब्रांच को क्रेडिट करेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर टाइप्स। इलाहाबाद को रुपया मिला तो इलाहाबाद ब्रांच को डेबिट कर दी कि भाई तुमसे हम पैसा पाएंगे। नागपुर ने रुपया दिया तो नागपुर को क्रेडिट मिल गया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो नागपुर, इलाहाबाद, तुम्हारा जमशेदपुर, हैदराबाद और कोच्चि करके 5 ब्रांच है, और 5 ब्रांच आपस में धुआंधार ट्रांजैक्शन करता है। महीना भर में मान लो 50 ट्रांजैक्शन हो गया, तो अगर 50 ट्रांजैक्शन हो गया तो हर ट्रांजैक्शन का एक एक एंट्री एचओ को मारना पड़ेगा। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला, और प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, कि आप ऐसे 50 ट्रांजैक्शन का 50 एंट्री मत मारिए। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन है तो आप महीना भर का एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, 5 ब्रांच का नाम लिख दीजिए, ब्रांच ए बी सी डी ई। 50 ट्रांजैक्शन का डिटेल लिख दीजिए यहां पे, कौन किससे क्या किया, गुड्स भेजा, सामान भेजा, पैसा भेजा, क्या भेजा, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है करके डिटेल लिख दीजिए, डेबिट क्रेडिट करके लिख दीजिए, और टोटल कर लीजिए। जैसे मान लो 100 रुपया अगर ये डेबिट हुआ तो 100 रुपया ये क्रेडिट हो गया, 500 रुपया ये क्रेडिट हुआ तो मान लो 500 रुपया ये डेबिट हो गया। एक ही ट्रांजैक्शन के एक ब्रांच डेबिट एक क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला कॉन्सेप्ट है। तो एचओ ऐसा करके कॉलम में डिटेल बना देगा और सारे कॉलम का टोटल मार देगा, और टोटल में जो फाइनल डेबिट क्रेडिट होगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होके ही रहेगा, क्योंकि आप हर लाइन के सामने डेबिट क्रेडिट को इक्वल कर रहे हो, तो टोटल में भी डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। जो भी डेबिट क्रेडिट का फिगर आएगा कंसोलिडेटेड तरीके से 50 एंट्री नहीं मार के, टेबल में 50 एंट्री का डेटा डाल के उसका एक फाइनल रिजल्ट निकाल के एक एंट्री मारा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए डेबिट सी डेबिट 2 बी डी ई, ए डेबिट सी डेबिट 10,000, 2 बी डी ई 4 4 12, एनीथिंग जो भी अमाउंट आया, इसको हम लोग बोलते हैं
कि एचओ पासेस वन एंट्री फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन ब्रांचेस टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मंथ। ये ड्यूरिंग द मंथ कर सकते हो, ड्यूरिंग द वीक कर सकते हो, ड्यूरिंग द फोर्टनाइट कर सकते हो, 15 दिन में एक बार। ये डिपेंड करता है कि एचओ की पॉलिसी क्या है। लेकिन ये एक बहुत फेवरेट टाइप का सम होता है जो एग्जाम में बहुत बार आता है। एक टॉपिक और जो बहुत बार आता है, रिवीजन में मुझे कराना चाहिए, वो है कि कई बार एचओ को ये जिद हो जाता है कि ब्रांच अगर कोई फिक्स्ड असेट खरीदता भी है तो उसको हम लोग फिक्स्ड असेट डेबिट करने नहीं देंगे, उसको फिक्स्ड असेट उसकी बुक्स में लिखने ही नहीं देंगे। दैट फिक्स्ड असेट विल बी रिकॉर्डेड बाई एचओ इन एचओज बुक्स। भले ब्रांच के पास है, भले ब्रांच ने खरीदा, भले ब्रांच यूज कर रहा है, पर ब्रांच को फिक्स्ड असेट अकाउंट लिखने ही नहीं देंगे, ब्रांच को डेटर अकाउंट लिखने ही नहीं देंगे। ऐसा भी फंडा होता है। तो अगर ऐसा कभी भी होता है ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भले एचओ ने ब्रांच को फिक्स्ड असेट अकाउंट लिखने नहीं दिया, पर क्योंकि फिक्स्ड असेट ब्रांच ही यूज कर रहा है तो उसका डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग ब्रांच को ही करना पड़ेगा। माने डिप्रीसिएशन ब्रांच के ही पीएल में रहेगा, भले फिक्स्ड असेट एचओ के बैलेंस शीट में रहे। सिमिलरली अगर डेटर अकाउंट मान लो एचओ बोलता हम लिखेंगे, तुमको लिखने नहीं देंगे, तो डेटर बैलेंस शीट में भले एचओ लिखेगा, लेकिन बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंटिंग ब्रांच को करना पड़ेगा पीएल में। तो ये कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि जैसे मान लीजिए ये ब्रांच बुक्स है और ये मान लीजिए एचओ बुक्स है। अब ब्रांच ने फिक्स्ड असेट खरीदा तो नॉर्मली होना चाहिए फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई असेट परचेज का एंट्री डबल एंट्री में यही होता है, पर हम लोग ब्रांच को बोल दिए थे हेलो ब्रांच यू डोंट ओपन अ फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो वो बेचारा क्या करेगा, जो भी पेमेंट किया उसकी जगह लिख देगा एचओ टू कैश, सिर्फ 400 रुपया। अब उस फिक्स्ड असेट को एचओ अपने बुक्स में लिखेगा तो एचओ बोलेगा फिक्स्ड असेट टू ब्रांच 400 रुपया। दिस इज द वे। अब ये फिक्स्ड असेट एचओ के बुक्स में है पर ब्रांच के पास में है, ब्रांच इसको यूज कर रहा है। मान लो फर्नीचर परचेज्ड बाय ब्रांच बट रिकॉर्डेड इन एचओज बुक्स। दिस इज हाउ द अकाउंटिंग टेक्स प्लेस। नाउ यू विल ऑलवेज से कि सर ये तो फालतू चीज है, लेकिन ऐसा होता है बहुत क्वेश्चन में। अब तुम सोचो इसका डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग कैसे होगा। अब डिप्रीसिएशन ब्रांच को डेबिट करना है तो ब्रांच, क्योंकि ब्रांच फर्नीचर यूज कर रहा है, मान लो इसका डिप्रीसिएशन है 36, तो डिप्रीसिएशन तो डेबिट कर देगा, पर उसके पास क्रेडिट करने के लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है, तो बोलेगा डिप्रीसिएशन टू एचओ। और एचओ बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट डिप्रीसिएशन के लिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट गिराना तो पड़ेगा ना एचओ को अपने बुक्स में। फिक्स्ड एसेट तो 400 तो कॉस्ट है ना, ईयर एंड में तो डब्ल्यूडीवी पे दिखाना पड़ेगा, तो डब्ल्यूडीवी पे लाने के लिए वो बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो ये वाला एंट्री और खास करके ये दोनों एंट्री, ये दोनों तो फिर भी इजी है, ये दोनों एंट्री कि भाई फिक्स्ड एसेट का अकाउंट एचओ के पास पर असेट मेरे पास, डिप्रीसिएशन मैं मारूंगा, ब्रांच ये सब बात बोल रहा है, तो डिप्रीसिएशन डेबिट टू एचओ। ये एंट्री बहुत बार एग्जाम में भी आता है छोटा एंट्री के रूप में और बड़े क्वेश्चन में भी आता है। ऐसे ही मान लो डेटर का भी स्टोरी बना, तो ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो क्रेडिट सेल किया 500 का, क्रेडिट सेल ब्रांच किया। अब ब्रांच को बोला गया नो बॉस यू डोंट ओपन ए डेटर अकाउंट, ठीक है एचओ टू सेल्स लिख देगा और इधर डेटर को ये डेबिट कर लेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। एकदम सेम तरीका से, ऊपर वाला तरीका से, देखिए ऊपर वाला तरीका से, तो ये भी होता है। अब इसी में अगर बैड डेट अकाउंटिंग करना है तो ये लिखेगा बैड डेट जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन, ये लिखेगा बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट जो भी लिखना है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एचओ, और ये लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बैड डेट के लिए। डेटर में तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर फिक्स्ड एसेट में ये बहुत होता है, ठीक है। अच्छा अब मान लो आप को एक इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन आया, तो कैसा क्वेश्चन आएगा,
एक तो जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं लोग कि ब्रांच की बुक्स में 3-4 जर्नल मार दो। एक आपको आ सकता है ये जो 4-5 ठो ब्रांच रहेगा टेबल बना करके महीना भर का 50 ट्रांजैक्शन का एचओ की बुक्स में एक एंट्री मार दो। एक आएगा कि ब्रांच का और एचओ का ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, बोलेगा ट्रेडिंग पीएल बना दो। ब्रांच का और एचओ का ट्रायल रहेगा, ट्रेडिंग पीएल बनाना है। तो आपको अगर ट्रेडिंग पीएल बनाना बोला ना तो आप खाली छोटा छोटा 2 बात याद रख लो, अपना काम हो जाएगा। बात नंबर 1, गुड्स सेंट टू ब्रांच एचओ के लिए सेल है तो वो एचओ अपने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेगा। सिमिलरली गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ ब्रांच के लिए परचेज है, वो डेबिट साइड में लिखेगा। नंबर 2, दूसरी बात, एचओ को 2 ग्रॉस प्रॉफिट होगा 2 बार। एक जो ब्रांच को वो माल भेजा उस पे लोडिंग वाला ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है ना, एचओ अलग प्रॉफिट लिख रहा है, ब्रांच अलग प्रॉफिट लिख रहा है। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में जैसे एचओ 100 का माल अगर ब्रांच को 120 में दिया और ब्रांच 120 का माल को अगर 150 में बेचा तो 50 का टोटल प्रॉफिट हुआ, 100 का माल अल्टीमेटली घर से 150 में बिका, लेकिन 20 का प्रॉफिट एचओ लिखेगा लोडिंग वाला और 30 का प्रॉफिट ब्रांच लिखेगा। माने ब्रांच ऐसे मानेगा कि मैं तो 120 में माल खरीदा हूं और मैंने 150 में माल बेचा है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में यह खास बात होती है। डिपेंडेंट ब्रांच में पूरे 50 का प्रॉफिट, फुल 50 का प्रॉफिट एक ही अकाउंट में अगर आप डेटर सिस्टम से बनाए तो आपका ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा, अगर स्टॉक एंड डेटर से बनाए तो पूरे 50 का प्रॉफिट ब्रांच पीएल में आ जाएगा, देखते जाना। और अगर फाइनल अकाउंट से बनाए तो ट्रेडिंग पीएल में पूरे 50 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच का खास बात क्या है कि 100 का माल अगर हम ब्रांच को 120 में दिए तो 20 का प्रॉफिट हम एचओ ट्रेडिंग पीएल में लिखेंगे और 30 का प्रॉफिट तुम 120 से 150 में तुमने बेचा वो तुम अपने ट्रेडिंग पीएल में लिखना। और फिर अगर एक ट्रिपल कॉलम ट्रेडिंग पीएल बना, ट्रिपल कॉलम, तो उसमें 100 और 150 सीधा, क्योंकि 120 जो आपस का परचेज सेल होता है ना, ये जो फिगर है गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ये टोटल कॉलम में कैंसिल आउट हो जाता है। आपस का ट्रांजैक्शन है तो अगर टोटल कॉलम बनाने बोला तो गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कैंसिल कर देंगे ना, तो तुम देखना वहां पूरा 50 का प्रॉफिट एक साथ आ जाएगा। तो एचओ रिकॉर्ड्स 20, ब्रांच रिकॉर्ड्स 30, कंपनी का टोटल कॉलम में डायरेक्टली 50 कम्स। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच की खास बात है। तो एचओ को ना डबल प्रॉफिट होता है। कैसे डबल प्रॉफिट होता है? एक तो वो जो ब्रांच को माल दिया वो वाला, उसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, और एक जो वो डायरेक्ट सेल किया वो वाला। तो ये थोड़ा ध्यान दे देना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ब्रांच के सम्स में ये लोग जब ट्रेडिंग पीएल डबल कॉलम हम लोगों से बनवाता है ना, तो ये लोग का क्या फंडा है कि ये लोग ना ग्रॉस प्रॉफिट से क्लोजिंग स्टॉक निकलवाता है। सिंगल एंट्री में जैसे हम लोग कई बार निकालते थे, जीपी रेशियो निकाल करके जीपी का फिगर लिख करके फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो उसमें थोड़ा ध्यान दे देना, एचओ को डबल प्रॉफिट होगा, लोडिंग वाला भी और डायरेक्ट सेल वाला भी, और ब्रांच को एक सिंगल प्रॉफिट होगा जो वो माल बाजार में बेच रहा है वो वाला। तीसरी बात आपको याद रखना है स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग, क्योंकि अगर आप इनवॉइस प्राइस में सामने वाले को माल दिए हो और ब्रांच के पास अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में आईडीटी वाला आपस का ट्रांसफर वाला स्टॉक पड़ा है जो कि पड़ा रहने का चांस है, तो स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग एचओ के पीएल में होगा। स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन डिपार्टमेंट में जैसे किए थे, ब्रांच के फर्स्ट रिवीजन में जैसा किए थे वैसे ही होगा, लेकिन अकाउंटिंग एचओ के पीएल में होगा, बिकॉज एचओ ने लोडिंग किया है, एचओ ने प्रॉफिट अर्न किया है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को इनकम साइड में लिखना, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को एक्सपेंडिचर साइड में लिखना, जो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, वो एचओ के पीएल में कीजिएगा। बैलेंस शीट में एचओ का जो फाइनल पैसा ब्रांच से मिलने वाला है एचओ को, जिसको आप लोग रिकॉन्साइल्ड बैलेंस बोलते हो, वो एचओ अपने एसेट साइड में लिखेगा। वही अमाउंट ब्रांच अपनी लायबिलिटी साइड में लिखेगा, क्योंकि ब्रांच को उतना ही रिकॉन्साइल्ड अमाउंट एचओ को देना रहता है। और टोटल कॉलम में हम लोग आपस में कैंसिल कर देंगे दोनों चीज को। तो दो चीज आपस में टोटल कॉलम में कैंसिल होती है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स सेंट टू ब्रांच ट्रेडिंग से, एचओ पर्सनल अकाउंट, ब्रांच पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट से।
और एक चीज याद रखिएगा कि जब आप स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग करेंगे ना, तो जो गुड्स इन ट्रांजिट अगर पड़ा हुआ है ब्रांच के पास, उसका भी स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग होता है, उसका भी स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग होता है, ये भूलिएगा मत। स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक दो ठो रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तो 2 बार स्टॉक रिजर्व निकालिएगा। बाकी एक बात और बोलना था कि जैसे मान लो आप ट्रेडिंग पीएल बना रहे हो, एचओ ने मान लीजिए आपको सामान दिया 100 का, आपको सामान मिला 96 का, बोला 4 कहां है, 4 गुड्स इन ट्रांजिट है। तो अगर आप इधर 96 लिखते हो ना, तो फिर इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट 4 नहीं लिख पाओगे। यहां 4 लिखने के लिए फिर परचेज को तो 100 करना पड़ेगा ना यार, 96 - 4 तो फिर तो 92 हो जाएगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को गुड्स इन ट्रांजिट को क्लोजिंग स्टॉक मानते हुए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखने का मन है, तो फिर वो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ को बढ़ा करके 100 लिख देना। आराम से दोनों को 100 लिख दोगे ना, भले इसको 96 ही मिला है, पर आप बढ़ा करके 100 लिख देना, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यहां पे आ जाएगा। और बाकी अलग आइटम से जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड आएगा, स्टॉक इन हैंड, वो अलग से आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख देते हो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ को बढ़ा करके, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने में आसानी होती है। कई स्टूडेंट लोग जिद्दी होता है, वो लोग बोलते हैं हम यहां पे 96 ही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, 96 ही लिखेंगे, और गुड्स इन ट्रांजिट का स्टॉक रिजर्व हम अलग से बना देंगे याद करके, और वो हम क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड के साथ लिख देंगे। तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों से गलती हो जाएगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि भले इसको 96 मिला भी होना, आप लोग यहां 100 लिखिएगा और बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट 4 अलग से लिख दीजिएगा। इससे ट्रेडिंग में भी परफेक्शन रहेगा आपके, और आप बैलेंस शीट में भी अच्छा बना देंगे। स्टॉक रिजर्व का भी कैलकुलेशन आप भूलेंगे नहीं। तो ये अपना कंप्लीट हुआ इंडिपेंडेंट ब्रांच का स्टोरी, इंडिपेंडेंट ब्रांच का स्टोरी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि कई बार ना क्वेश्चन पेपर ये मांगता है कि एचओ की बुक्स में ब्रांच का इनकॉर्पोरेशन एंट्री पास करो, माने इनकॉर्पोरेट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन एचओ बुक्स। भाई ब्रांच के सारे खर्चे, सारा असेट, सारा लाइबिलिटी तो एचओ का ही है ना, अल्टीमेटली तो कंपनी तो एचओ के पास ही है ना, यहीं पे ही है ना। तो कई बार ये एंट्री मारने बोलता है, तो इसमें हम लोग बच्चों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बना के प्रॉफिट निकाल लो, ब्रांच का सारा असेट और लाइबिलिटी और प्रॉफिट, बस 3 चीज पता कर लो। ट्रेडिंग पीएल बना के प्रॉफिट आ गया, असेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लिए रेडी है, फिर 3 एंट्री ऐसा मारो। पहला एंट्री मारो एचओ की बुक्स में, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच अकाउंट, उसका प्रॉफिट अपने पीएल में आ गया, ये एचओ की बुक्स में मार रहे इनकॉर्पोरेशन एंट्री। फिर ब्रांच का सारा असेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर जो भी है सब अपनी बुक्स में आ गया, एचओ की बुक्स में। फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट, क्रेडिटर, लोन वगैरह जो भी है वो अपने बुक्स में ले आए। अगर आप ये 3 एंट्री मार देते हो, जिसको इनकॉर्पोरेशन अकाउंटिंग बोलते हैं, तो फिर वो जो ब्रांच पर्सनल अकाउंट जो आपके बुक्स में असेट था ना, कि हम इतना पैसा ब्रांच से पाते हैं, ये 3 एंट्री मारने के बाद आप 0 पैसा पाएंगे। बिकॉज जब असेट लाइबिलिटी सभी कुछ ले लिए, तो ब्रांच के पास तो कुछ बचा ही नहीं ना उसके बुक्स में, तो उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, if somebody prepares a branch account after incorporation entry, before incorporation entries आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उसमें पैसा पाएंगे आप 4 लाख रुपया, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद ब्रांच टू प्रॉफिट, असेट टू ब्रांच, ब्रांच टू लाइबिलिटी जब मार देंगे, तो फिर ये दोनों बैलेंस टैली हो जाएगा, 0 बैलेंस हो जाएगा।
तो कई बार इनकॉर्पोरेशन का भी क्वेश्चन आता है। सो ये टोटल वैरायटी हो गई इंडिपेंडेंट ब्रांच की। अब अपना ब्रांच का आखिरी डिस्कशन होता है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का स्टोरी ये है कि फॉरेन ब्रांच दो तरह का होता है, एक इंटीग्रल और एक नॉन इंटीग्रल। फॉरेन ब्रांच का मतलब हो गया सेम ब्रांच कलकत्ता से जमशेद, मान लो कलकत्ता हेड ऑफिस है, जमशेदपुर में नहीं बना करके जोहान्सबर्ग में बना दिए, नैनीताल में नहीं बना के न्यूयॉर्क में बना दिए, वर्ली में नहीं बना के वॉशिंगटन में बना दिए। तो सर क्या करेंगे फिर? उसमें क्या होता है कि वो जो ब्रांच है वॉशिंगटन में, मान लो वॉशिंगटन में ब्रांच है, वो अपना बुक्स डॉलर में रखेगा, ठीक, वो अपना ट्रायल बैलेंस डॉलर में बनाएगा, वो ट्रायल बैलेंस डॉलर वाला हम लोगों को इंडिया में भेज देगा, हम लोग इंडिया में उस ट्रायल बैलेंस को डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद वो ट्रायल बैलेंस इंडियन रुपीज वाला दिखेगा और इंडिया के जैसा दिखेगा। तो अभी जो पिछला आधा घंटा में हमने रिवीजन किया इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला, वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आप डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते रहना बैठ करके। तो एक ही काम एक्स्ट्रा है, एक ही काम फॉरेन ब्रांच में, क्या? डॉलर वाले ट्रायल बैलेंस को रुपया में कन्वर्ट करना। और रुपया में कन्वर्ट करने के बाद क्या? एज वी डिस्कस्ड इन इंडिपेंडेंट ब्रांच का पिछला आधा घंटा का लेक्चर, सेम टू सेम। तो सर डॉलर वाले ट्रायल को रुपया में कन्वर्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में है, AS 11 में है, वो हम तुमको अभी बताने जा रहे हैं। अब क्या है इंटीग्रल ब्रांच का मतलब क्या हुआ? किस ब्रांच को इंटीग्रल बोलेंगे? तो आंसर ही जो ब्रांच लगातार बेसिस पे एचओ को रुपया भेजता रहता है, माल आता रहता है, जो जिस ब्रांच का डिसीजन मेकिंग एचओ से होता है, जो ब्रांच अपने सारे काम काज के लिए एचओ का हेल्प लेता है, जहां पे ब्रांच को देख के आपको लगेगा एचओ ने अपना एक तो एक्सटेंशन कर दिया है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बोलें, अगर डॉलर के रेट में चेंज होता है तो एचओ के कैश फ्लो में उसका असर इमीडिएटली दिखता है, तो वो इंटीग्रल ब्रांच है। और वो क्यों दिखेगा? क्योंकि ब्रांच रोज हम लोगों को डॉलर भेजेगा, क्योंकि वो माल बेच के डॉलर हम लोग को भेजता रहेगा। तो आज अगर डॉलर आया और आज अगर 75 रुपया रेट है तो 75 मिला, 3 दिन के बाद डॉलर आया तो 78 मिला, 15 दिन के बाद डॉलर आया तो 72 मिला। तो जो कम बेसी मिल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, क्योंकि वो रोज रोज डॉलर भेज रहा है, और रोज रोज अगर वो डॉलर भेज रहा है तो वो इंटीग्रल ब्रांच है। तो इंटीग्रल ब्रांचेस के केसेस में 3 कैरेक्टरिस्टिक आप समझ सकते हो। ब्रांच इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एचओ, 1. डिसीजन मेकिंग ऑफ ब्रांच इज टेकन एट एचओ, 2. द कैश फ्लो ऑफ एचओ इज अफेक्टेड बाई या अफेक्टेड ऑन ए डे टू डे बेसिस व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस। अगर ऐसा है तो इंटीग्रल ब्रांच है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। नॉन इंटीग्रल ब्रांच क्या होता है? एक तरह से एचओ ने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो रोज रोज रुपया नहीं भेजेगा हम लोग को, वो बिजनेस करेगा, साल भर में जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोगों को भेज देगा, उसको नॉन इंटीग्रल ब्रांच बोलते हैं। अब इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल हो, मैं कन्वर्जन के रूल बताता हूं। दिमाग में यह रखना कि आपके पास ट्रायल बैलेंस है और डॉलर में है, ट्रायल बैलेंस है और डॉलर में है। सबसे पहले आप रिकॉन्सिलिएशन कर लेना, गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट के फिगर का एंट्री मार लेना। रिकंसाइल्ड जब हो जाए बैलेंस, उसके बाद आप लोग कन्वर्जन करोगे। कन्वर्जन का रूल क्या है? सारा एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करने का है। एवरेज एक्सचेंज रेट, साल भर का जो एक्सचेंज रेट होता है उसका एवरेज रेट है, सब में दिया हुआ रहता है। नहीं देगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 कर देना। सारे इनकम को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करने का है। एचओ की ब्रांच की बुक्स में जो एचओ अकाउंट है, ब्रांच की बुक में एक तो एचओ का लायबिलिटी रहता है डॉलर में, उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई रेट मत यूज कीजिएगा, एचओ की बुक से ब्रांच वाला फिगर मिल जाएगा। सिमिलरली ब्रांच की बुक्स में जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ का फिगर है,
उसके लिए भी कोई रेट यूज मत कीजिएगा, एचओ की बुक से फिगर मिल जाएगा डायरेक्टली, रिकनसाइल्ड फिगर, गुड्स एंड टू ब्रांच के नाम से। अगर ब्रांच के पास कोई फिक्स्ड असेट है या स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट है जिसको उसने कॉस्ट पे मेजर करके रखा है, इनकम का कहानी आ गया, एक्सपेंस का कहानी आ गया, एवरेज रेट। एचओ से रिलेटेड दो अमाउंट है, एचओ पर्सनल अकाउंट और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट, उसके लिए कोई रेट यूज नहीं करना, एचओ की बुक से रुपीज में फिगर मिल जाएगा। फिक्स्ड असेट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट पे लिखा हुआ है तो जिस दिन वो असेट परचेज हुई थी उस दिन का एक्सचेंज रेट लेना है। तीनों असेट है तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ द असेट। और यही तीनों असेट अगर किसी दूसरे वैल्यू पे लिखी हुई है, फिक्स्ड असेट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट एट अदर वैल्यूएशन, एनआरवी पे लिखा हुआ मान लो स्टॉक, फिक्स्ड असेट को मार्केट प्राइस पे रिवैल्यूड फिगर पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पे लिखा हुआ है, कोई भी रीजन की वजह से, तो उसके लिए आप रेट ऑन द डेट ऑफ दैट वैल्यूएशन लिखना है। रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन मतलब जिस दिन वो फेयर वैल्यू, मान लो आप फिक्स्ड असेट को फेयर वैल्यू पे लिख रखे हो, तो जिस दिन वो फेयर वैल्यू निकली थी वो वाला एक्सचेंज रेट यहां पे लिखना है कन्वर्ट करने के लिए। अभी आप डॉलर के ट्रायल को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए रेट्स यूज कर रहे हो, 4 जगह रेट यूज किया है, इनकम एवरेज, एक्सपेंस एवरेज, एचओ रिलेटेड दोनों डेटा एचओ बुक्स। असेट अगर कॉस्ट पे लिखी हुई है तो डेट ऑफ परचेज, दूसरे वैल्यू पे लिखी हुई है तो रेट ऑन द डेट ऑफ दैट वैल्यूएशन। ये फिक्स्ड असेट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के लिए खाली। इन लोगों को बोला जाता है नॉन मॉनिटरी असेट, क्योंकि इनके मार्केट प्राइस रोज बदलते रहते हैं, इसलिए नॉन मॉनिटरी असेट बोलते हैं। बाकी जितना भी असेट है जिसको हम लोग मॉनिटरी असेट बोलते हैं, डेटर, कैश इन हैंड, एडवांसेस, लोन गिवन, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरह का असेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लेना है। असेट है तो लास्ट डेट का, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। जितना भी लायबिलिटी है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। डेप्रीसिएशन अगर है तो जिस रेट से फिक्स्ड असेट कन्वर्ट हुआ है, फिक्स्ड असेट वाला रेट, डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के लिए फिक्स्ड असेट वाला रेट लेना है। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अगर डेट ऑफ परचेज नहीं पता चले, डेट ऑफ परचेज तो समझ जाइए कि एकदम लास्ट डेट में खरीदें। ओपनिंग स्टॉक को एकदम लास्ट ईयर का लास्ट डेट में और क्लोजिंग स्टॉक को दिस ईयर का लास्ट डेट में। आप ये समझ लो ना, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग डेट में परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग डेट पे परचेज किए, तो वही वाला रेट लग जाएगा। ये तब अगर डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वो लोग डेट ऑफ परचेज नहीं देता है, तो इस तरह से वहां से रेट ले लेना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस को टोटल कर लेना। ये करने के बाद ट्रायल बैलेंस को टोटल कर लेना। ट्रायल बैलेंस जब टोटल कर लोगे तो ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आया उसका नाम दे देना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को P&L में डाल करके खत्म कर देना एज एन इनकम या एज एन एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में शॉर्ट आया तो क्रेडिट में लिखेंगे इनकम हो जाएगा, डेबिट शॉर्ट आया तो डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंस हो जाएगा। यह स्टोरी है इंटीग्रल ब्रांचेस का। अगर नॉन इंटीग्रल ब्रांच हुआ तो क्या करेंगे? नॉन इंटीग्रल ब्रांच जो रोज रोज हम लोगों को रुपया नहीं भेजता है, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन होने से इमीडिएट असर हमारे कैश फ्लो पे नहीं पड़ता है। सर हम लोग एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ब्रांच इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल है? क्वेश्चन लिख के देगा, नहीं देगा तो हर सम को इंटीग्रल मान के सॉल्व कर देना। इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल का रूल क्या है? ट्रायल बैलेंस के कन्वर्जन का एक्सपेंस का रूल सेम, एवरेज रेट, इनकम का रूल सेम, एचओ अकाउंट सेम, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ सेम, फिक्स्ड असेट चाहे कॉस्ट पे लिखा हो चाहे अदर वैल्यूएशन पे लिखा हो, क्लोजिंग रेट
क्लोजिंग रेट, ना ये वाला ना ये वाला, ना रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ना रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, क्लोजिंग रेट. मॉनिटरी एसेट सेम, लायबिलिटी सेम, डेप्रीसिएशन क्लोजिंग रेट, क्योंकि जब फिक्स्ड एसेट ही क्लोजिंग रेट पे आएगा तो डेप्रीसिएशन को भी क्लोजिंग रेट पे ही आना पड़ेगा. और यहां पे सेम फंडा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डेट नहीं दिया है तो क्लोजिंग डेट में परचेज होगा मान लेना. उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नाम नहीं दे करके उसका नाम दे देना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व. क्या नाम दे देंगे? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व. और उसको पीएल में नहीं ले जाकर के सीधे बैलेंस शीट में ले जाएंगे. डायरेक्टली वी टेक इट टू द बैलेंस शीट. वो इनकम नहीं है, रिजर्व है. तो नॉन इंटीग्रल ब्रांच में इंटीग्रल ब्रांच से सिर्फ 3 फर्क है. फिक्स्ड असेट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है. डेप्रीसिएशन भी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है. ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा, नॉर्मल है. ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल के बैलेंस शीट में भेजेंगे, पीएल में नहीं भेजेंगे. ये टोटल स्टोरी है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच की. रिवीजन हम लोगों का ब्रांच का खत्म होता है. थैंक यू.